हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम टू एजुकेशन पॉइंट ऑनलाइन। सो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग? गए हो बहुत अच्छे होंगे। मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अपना नया टॉपिक, जिस टॉपिक का नाम है बेटा एसिम्प्टोटिक नोटेशन। क्या नाम है भैया? एसिम्प्टोटिक नोटेशन, जिसको एसिम्प्टोटिक एनालिसिस भी कहा जाता है। और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों। और साथ ही साथ एक बात आप समझना कि अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, अपना बेसिक कवर अप कर रहे हैं। तो यहां पर हम लोग टाइम थोड़ा ज्यादा लेंगे, क्योंकि अगर आपका बेसिक अच्छा रहेगा तो आगे आने वाले यूनिट्स में आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा। और अगर हम लोग यहां पर जल्दीबाजी मचाएंगे, है ना, आपको टाइम कॉम्प्लेक्सिटी नहीं पता है, अगर आपको एसिम्प्टोटिक नोटेशन नहीं पता है, तो आगे चल के बहुत दिक्कत होगा भैया। इसलिए हम लोग क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा आराम आराम से पढ़ रहे हैं। तो मैं आप सभी बच्चों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आज का लेक्चर इंपॉर्टेंट है, तो आप क्या करो, पहले आराम से बैठकर वीडियो को देखो। उसके बाद क्या करना बेटा, वीडियो को पीछे करके नोट करना। और अगर आपके सर के ऊपर से कुछ जाता है बच्चों, तो मैं बोलूंगा कम से कम 1 से 2 बार वीडियो को देख लेना है। ठीक है, घबराना बिल्कुल भी नहीं है। चीजें क्या है बेटा, आपस में जुड़ी हुई है, थोड़ा समझ समझ के पढ़ेंगे। और मैं आपको बोल रहा हूं कि मैं टाइम थोड़ा ज्यादा ले रहा हूं, लेकिन अगर बेस बन गया ना तो आपको आगे बहुत मजा आएगा। और जो टाइम यहां पर हम लोग दे रहे हैं वो आगे टाइम हमारा बच जाएगा। ठीक है, चलिए बेटा। तो एनालिसिस में एक्चुअली में हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था पोस्ट प्रायोरी एनालिसिस, और दूसरा हमने क्या पढ़ा था बेटा, प्रायोरी एनालिसिस। आइए देखते हैं दोनों में एक्चुअली में हमने पढ़ा क्या था। देखो बेटा, पोस्ट प्रायोरी एनालिसिस में क्या होता है, जैसे मान लो हमारे पास किसी प्रॉब्लम के लिए, मान लो हमारे पास किसी एक प्रॉब्लम के लिए मान के चलिए 2 एल्गोरिदम्स हैं, एल्गोरिदम ए और एल्गोरिदम बी। ठीक है, चलिए अब हमें यह जानना है कि कौन सा एल्गोरिदम हमारे लिए क्या है, बेस्ट है, कौन सा एल्गोरिदम हमारे लिए क्या है बच्चों, अच्छा है, हमें यह जानना है। तो यहां पर क्या करते हैं हम लोग, पोस्ट प्रायोरी एनालिसिस में हम लोग क्या करेंगे, इस एल्गोरिदम ए को रन करवाएंगे, है ना, और एल्गोरिदम बी को भी क्या करवाएंगे, किसी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में रन करवाएंगे, C++, में, जिसमें भी हमारा मन करे हम क्या करेंगे बच्चों, रन करवाएंगे। ठीक है, अब देखो जैसे प्रोग्राम रन होगा हमें टाइम पता चल जाएगा कि इसको एग्जीक्यूट करवाने में कितना टाइम लगा। हो सकता है एल्गोरिदम ए को परफॉर्म करने में हमें 2 सेकंड का समय लगा, और ऐसा हो सकता है कि एल्गोरिदम बी को हमें परफॉर्म करने में 4 सेकंड का समय लगा। तो यहां पर हम ये बता सकते हैं कि एल्गोरिदम ए क्या है, अच्छा है ना, ये सॉल्यूशन बहुत प्यारा दे रहा है, इसलिए इसमें क्या लग रहा है बेटा, कम समय लग रहा है। और हम ये बोल सकते हैं कि एल्गोरिदम बी जो है ये टाइम ज्यादा ले रहा है, मतलब यार इसमें कुछ ना कुछ दिक्कत है, या तो इसमें स्टेप्स ज्यादा है या ऑपरेशंस ज्यादा, क्योंकि दोनों ही क्या कर रहा है मेरे प्यारे बच्चों, दोनों ही प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है। अब यार मैं आपसे प्रैक्टिकल बात करता हूं, मैं आपसे एकदम प्रैक्टिकल बात करता हूं। जैसे मान लो बच्चा कि एक प्रॉब्लम है, अब इस प्रॉब्लम के लिए आपके पास एक एल्गोरिदम ए है, एक एल्गोरिदम बी है, एक एल्गोरिदम सी है, एक एल्गोरिदम डी है, और एक एल्गोरिदम ई है। अब यार एक बात बताओ, एक प्रॉब्लम के लिए एक प्रॉब्लम के लिए इतने सारे एल्गोरिदम्स हैं, तो आप खुद बताओ क्या ये पॉसिबल, आप सभी को रन करवा के देखोगे, सभी को एग्जीक्यूट करवा के चेक करोगे? एक प्यारा सा एग्जांपल आप समझो, जैसे आपको घर बनवाना है, आपको बनवाना है घर, आपने किसी ए ठेकेदार से बात करा, आपने किसी बी ठेकेदार से बात करा, और आपने किसी सी ठेकेदार से बात करा कि भाई हमें घर बनवाना है। तो आप बताओ ना, क्या ये पॉसिबल है कि आप ए से भी घर बनवा लो, आप बी से भी घर बनवा लो, आप सी से भी घर बनवा लो, है ना? ऐसा थोड़ी ना होगा कि आप पहले ए को बोलोगे कि भाई तुम मेरा घर बनाओ, फिर बोलोगे ना 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 मजा नहीं आ रहा, आप इसको तोड़ो, फिर आप बी को बोलोगे अरे यार तुम मेरा घर बना दो, फिर आपको मजा नहीं आएगा, आप बोलोगे नहीं 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 बी से भी मजा नहीं आया, हम तो भाई सी से बनाएंगे, हम तो सी से अपना घर बनाएंगे, है ना? तो क्या ये पॉसिबल है? आप खुद सोचो। तो आपको क्या करना पड़ता है बेटा, पहले ही एनालाइज करना पड़ता है कि आपके लिए अच्छा कौन है। अगर 3 ठेकेदार हैं, ठेकेदार ए बी सी, तो आपको पहले ही एनालाइज करना पड़ेगा कि इन तीनों में अच्छा ठेकेदार कौन सा है, और आप क्या करोगे, फिर उसी से घर बनवाओगे। तो हम लोग भी क्या करते हैं बेटा, किसी प्रॉब्लम के लिए अगर हमारे पास बहुत सारा एल्गोरिदम है तो हम लोग क्या करते हैं, पहले ही इसे एनालाइज करते हैं।
तो जब हम इसे पहले एनालाइज करेंगे तो वो एनालिसिस क्या होगा, हमारा प्रायोरी एनालिसिस होगा, जिस एनालिसिस में हम लोग पहले ही अपने एल्गोरिदम्स को चेक करेंगे कि कौन सा एल्गोरिदम हमारे लिए सूटेबल है। तो ये क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, प्रायोरी एनालिसिस होता है, जिसमें हम लोग पहले चेक करते हैं। तो आपको किसी से भी घर बनवाना, पहले चेक करो कि कौन सा ठेकेदार अच्छा है। तो उसी तरीके से अगर कोई प्रॉब्लम के लिए बहुत सारे एल्गोरिदम्स हैं तो हम पहले ही चेक करेंगे कि कौन सा एल्गोरिदम हमारे लिए सूटेबल है, हम उसी को क्या करवाएंगे बेटा, रन करवाएंगे। ठीक है, चलिए। बोलोगे सर बहुत पकाते हो आप है ना, और प्रोग्राम बोल रहे थे ना प्रॉब्लम को, गधे नहीं यार, चलो दिल को मत लेना यार, मैं अपने आप को गधा बोल देता हूँ कभी कभी, दिल पे नहीं लेना, दिल पे नहीं लेना। ठीक है, चलिए बेटा, बात यहाँ पे समझिएगा। जैसे मान लीजिए बच्चों, आपके पास एक प्रॉब्लम है, ठीक है, और उस प्रॉब्लम के लिए आपके पास एक एल्गोरिदम ए है और आपके पास एक एल्गोरिदम बी है। तो प्रायोरी एनालिसिस में हम लोग क्या करते हैं बचवा, कि एल्गोरिदम ए के लिए हम एक इक्वेशन बनाते हैं, मान लो इक्वेशन ए, और एल्गोरिदम बी के लिए भी क्या करते हैं, हम लोग इक्वेशन बनाते हैं बी। ठीक है, चल उसके बाद क्या करते हैं बेटा, इन दोनों का हम चेक करेंगे रेट ऑफ ग्रोथ। यही करते थे बेटा, रेट ऑफ ग्रोथ क्या करते थे, हम चेक करते थे। अगर रेट ऑफ ग्रोथ ज्यादा है मतलब आपका जो एल्गोरिदम है वो स्लो होगा, और अगर मेरे प्यारे बच्चों रेट ऑफ ग्रोथ अगर आपका कम है मतलब वो क्या होगा बेटा, फास्ट होगा। तो अब आप रिलेट कर पा रहे होगे कि हाँ सर आप बहुत अच्छी बात कर रहे हो, कि अगर हम एल्गोरिदम्स को पहले ही चेक कर पाए कि कौन सा एल्गोरिदम हमारे लिए अच्छा है तो वो हमारे लिए फायदेमंद है। जैसे ये घर का एग्जांपल हमने लिया ना, कि आप सभी ठेकेदार से घर बनवाकर चेक नहीं कर सकते। अब देखो बेटा, यहां पर एक बात आप समझना, यहां पर आप देखोगे तो आपको क्या दिख रहा है, टाइम दिख रहा है। लेकिन अगर आप प्रायोरी एनालिसिस में देखोगे तो प्रायोरी एनालिसिस में आपको टाइम नहीं दिखेगा, आपको टाइम नहीं दिखेगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं मेरा प्यारा बच्चा, प्रायोरी एनालिसिस में टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को फाइंड आउट करने के लिए कि हमारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगा, क्योंकि यहां पर कोई समय पता नहीं चल पा रहा, यहां पर सिर्फ पता चल रहा रेट ऑफ ग्रोथ, है ना, समय यहां पर पता नहीं चल पा रहा है। तो टाइम आपका मान के चलो पता चलवाने के लिए, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को जानने के लिए हम लोग क्या करते हैं मेरा प्यारा बच्चा, एसिम्प्टोटिक नोटेशन को क्या करते हैं मेरा प्यारे बच्चों, फाइंड आउट करते हैं। अगेन आई एम रिपीटिंग द सेम थिंग, मैं फिर से उसी बात को दोहराकर आपके सर में दर्द करना चाहूंगा। मैं बस आपसे इतना कह रहा हूं बेटा कि प्रायोरी एनालिसिस में कोई भी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी नहीं होता। अभी तक तो हमने कोई टाइम कॉम्प्लेक्सिटी नहीं देखा, तो इसी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को जानने के लिए, प्रायोरी एनालिसिस में टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को जानने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एसिम्प्टोटिक नोटेशन का यूज करते हैं, है ना। इसी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को जानने के लिए कि टाइम एक्चुअली में कितना लगेगा, कितना रन टाइम होने वाला है, तो हम लोग क्या करते हैं बेटा, एसिम्प्टोटिक नोटेशन का यूज करते हैं। तो अगर आप चाहो तो इसको आप रफ में नोट कर लो, है ना। अब आते हैं हम लोग अपने टॉपिक पे। चलिए बेटा, तो अब हम लोग बात करते हैं एसिम्प्टोटिक नोटेशन के बारे में, जिसको मेरे प्यारे बच्चों एसिम्प्टोटिक एनालिसिस भी कहा जाता है। तो अगर मैं आपसे अच्छे से बात करूं तो एसिम्प्टोटिक नोटेशन क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, एक तरह का ये मैथमेटिकल, एक तरह का क्या है बेटा, ये हमारा मैथमेटिकल टूल है। ये क्या है मेरे प्यारे बच्चों, एक मैथमेटिकल टूल है जो हमें क्या करता है मेरा प्यारा बच्चा, हेल्प करता है। जो हमारा क्या करता है बेटा, हेल्प करता है। किस चीज में हेल्प करता है मेरे प्यारे बच्चों, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को फाइंड आउट करने के लिए। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को फाइंड आउट करने के लिए हमारा एसिम्प्टोटिक नोटेशन मेरे प्यारे बच्चों हेल्प करता है। और जैसे हम लोग टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का पता कर लेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा मेरा प्यारा बच्चा, हमें मिल जाएगा रन टाइम। हमें क्या मिल जाएगा बेटा, रन टाइम मिल जाएगा। जैसे यहां पर आप देखो,
है ना। आपको क्या मिला था, ये रन टाइम है कि 4 सेकंड लिया है ना, ये 2 सेकंड लिया। तो एक्चुअली में देखा जाए तो ये दोनों क्या है बेटा, ये दोनों रन टाइम है, जिसके आधार पर हम ये बता सकते हैं कि कौन सा एल्गोरिदम अच्छा है। तो यहां पर भी मेरे प्यारे बच्चों सेम चीज होता है कि यहां पर एसिम्प्टोटिक नोटेशन का यूज करके हम लोग क्या फाइंड आउट करते हैं, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी फाइंड आउट करते हैं। और अगर हमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का पता चल गया तो हमें रन टाइम का भी पता चल जाएगा। और जैसे हमें रन टाइम का पता चल जाएगा बच्चों, तो हम बता सकते हैं कि कौन सा एल्गोरिदम हमारे लिए क्या है, अच्छा है। देखो यहां पर बता पा रहे थे ना देखकर रन टाइम को कि हाँ यार ये वाला एल्गोरिदम हमारे लिए अच्छा है। तो अगर प्रायोरी एनालिसिस में भी हमें रन टाइम पता चल जाए, प्रायोरी एनालिसिस में भी अगर हमें रन टाइम पता चल जाए, तो हम भी बता सकते हैं कि ये वाला एल्गोरिदम क्या है, हमारे लिए अच्छा है। ठीक है, चलो तो देखो बेटा ये काम कैसे करता है ये आप समझना। हम लोग यहां पर क्या करते हैं, एक फंक्शन को बिल्टअप करते हैं, और वो फंक्शन क्या होता है बेटा, उसको हम लोग बोलते हैं टाइम फंक्शन। क्या बोलते हैं बेटा, टाइम फंक्शन fn बोलते हैं। ठीक है, हम लोग यहां पर क्या करते हैं बेटा, यहां पर एक फंक्शन बिल्ड करते हैं, है ना। हम लोग बिल्ड करते हैं एक फंक्शन को जो हमें टाइम फंक्शन बताता है। देन हम क्या करते हैं बेटा, इसको एनालाइज करते हैं। देन हम लोग क्या करते हैं बेटा, इसको एनालाइज करते हैं। और यहां पर जो रन टाइम है मेरा प्यारा बच्चा, ये सेकंड वगैरह में नहीं आता है ना। यहां पे रन टाइम हमारा 3 प्रकार का होगा। ठीक है, एक हमारा होता है मेरे प्यारे बच्चों बेस्ट केस, एक हमारा होता है वर्स्ट केस, और तीसरा हमारा होता है एवरेज केस। देखो मान के चलो, जैसे अभी आज के क्लास में क्या हुआ, इससे पहले वाला अपन ने अच्छे से देखा, तो इससे पहले वाले क्लास का जो भी टॉपिक था वो आपको क्लियर हो गया। अब देखो आपको एसिम्प्टोटिक नोटेशन एकदम नया नया सा लग रहा होगा कि अरे यार ये सर क्या है, सर क्या है। लेकिन जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे ना, तो एसिम्प्टोटिक नोटेशन भी आपको अच्छे से समझ में आने लगेगा। तो अगर थोड़ा सा सर के ऊपर से भी जा रहा है ना बेटा, तो घबराना नहीं है। थोड़ा सा भी अगर सर के ऊपर से जा रहा है तो घबराना नहीं। देखो मैं फिर से एक बार रिकॉल कर देता हूं, बिल्कुल भी कभी भी इतना समझो बेटा, भागना नहीं किसी टॉपिक से। टॉपिक को अच्छे से रियलाइज करके समझना है कि टॉपिक हमें कहना क्या चाह रहा है। ठीक है, देखो मैंने आपको एकदम क्लियर कट बोला कि प्रायोरी एनालिसिस में हमारे पास कोई भी रन टाइम नहीं है ना। प्रायोरी एनालिसिस में हमारे पास कोई भी रन टाइम नहीं है। तो हम लोग क्या करते हैं बेटा, एसिम्प्टोटिक नोटेशन का यूज करते हैं। हम लोग क्या करते हैं बेटा, हम लोग एसिम्प्टोटिक नोटेशन का यूज करते हैं। और ये एसिम्प्टोटिक नोटेशन क्या करके देता है हमें, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी फाइंड आउट करके देता है। और जैसे हमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का पता चल जाएगा, तो एक्चुअली में हमें क्या पता चल जाएगा बेटा, हमें रन टाइम का पता चल जाएगा। और जैसे रन टाइम पता चल जाएगा, वैसे हम बता सकते हैं कि कौन सा एल्गोरिदम हमारे लिए अच्छा है और कौन सा एल्गोरिदम हमारे लिए अच्छा नहीं है। ठीक है, तो यहां पर क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग बिल्ड करते हैं एक फंक्शन को। ठीक है, जो फंक्शन क्या होता है बेटा, आपका टाइम फंक्शन होता है। जो फंक्शन क्या होता है बेटा, आपका टाइम फंक्शन होता है, जिसको हम लोग fn से डिनोट करते हैं। ठीक है, n यहां पर क्या है बेटा, n यहां पर होता है इनपुट। n यहां पर क्या होता है बेटा, n यहां पर होता है इनपुट। ठीक है, फिर हम लोग क्या करेंगे, इस टाइम फंक्शन को एनालाइज करेंगे। इस टाइम फंक्शन को क्या करेंगे बेटा, एनालाइज करेंगे। और एनालाइज करके क्या फाइंड आउट करेंगे, इस टाइम फंक्शन को एनालाइज करके हम फाइंड आउट करेंगे रन टाइम। क्या फाइंड आउट करेंगे बेटा, रन टाइम फाइंड आउट करेंगे। तो अगर एसिम्प्टोटिक रोटेशन में रन टाइम की बात करें, तो यहां पर 3 टाइप का रन टाइम होता है ना। यहां पर क्या होता है बेटा, 3 टाइप का रन टाइम होता है। और एसिम्प्टोटिक नोटेशन जो है बेटा, ये एक्चुअली में हमें एक रेंज प्रोवाइड करता है। एसिम्प्टोटिक नोटेशन क्या करता है बेटा, रन टाइम के लिए हमें एक रेंज प्रोवाइड करता है। ठीक है, चलो तो सबसे पहला क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहला होता है बिग ओ नोटेशन। सबसे पहला क्या होता है बेटा, बिग ओ नोटेशन। और बिग ओ नोटेशन पता है हमें क्या बताता है, बिग ओ नोटेशन हमें बताता है वर्स्ट केस। क्या बताता है बेटा, वर्स्ट केस। ठीक है, बोलोगे सर वर्स्ट केस मतलब क्या, वर्स्ट केस का मतलब होता है मैक्सिमम टाइम। वर्स्ट केस का मतलब क्या होता है, मैक्सिमम टाइम हमें
बताकर देता है। कौन बताकर देता है? बिग ओ नोटेशन। ठीक है, एसिम्प्टोटिक नोटेशन के 3 टाइप होते हैं। एक आपका होता है बिग ओ नोटेशन, और बिग ओ नोटेशन से हम लोग क्या फाइंड आउट करते हैं बेटा? मैक्सिमम टाइम फाइंड आउट करते हैं कि किसी एल्गोरिदम को कितना मैक्सिमम टाइम लगेगा, है ना, किसी एल्गोरिदम को कितना मैक्सिमम टाइम लगेगा उसको कंप्लीट होने में, वो किसके थ्रू पता चलता है बेटा? बिग ओ नोटेशन के थ्रू पता चलता है। ठीक है, चल उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों जो दूसरा टाइप का नोटेशन होता है, दूसरा होता है बिग ओमेगा नोटेशन। ठीक है, और बिग ओमेगा नोटेशन हमें क्या बताता है मेरे प्यारे बच्चों? बिग ओमेगा नोटेशन हमें बताता है बेस्ट केस। क्या बताता है बेटा? हमें बताता है बेस्ट केस। बेस्ट केस का मतलब क्या हुआ? बेस्ट केस का मतलब हुआ मिनिमम टाइम, कि किसी प्रोग्राम को रन करवाने के लिए कितना मिनिमम टाइम लगेगा, किसी प्रोग्राम को रन करवाने के लिए कितना मिनिमम टाइम लगेगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या होता है बेटा? यही हमारा बेस्ट केस होता है, जिसको हम लोग बिग ओमेगा नोटेशन कहते हैं। ठीक है, चलो इसके बाद तीसरा है आपका मेरा प्यारा बच्चा थीटा नोटेशन। ठीक है, इसको आप थीटा नोटेशन भी लिख सकते हो या बिग थीटा नोटेशन भी लिख सकते हो, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये जो मेरा प्यारा बच्चा आपका थीटा नोटेशन है ना, ये हमें एवरेज देता है। क्या देता है? ये हमारे लिए एवरेज केस है। ठीक है, क्यों एवरेज केस है बेटा? क्योंकि ये हमें एवरेज टाइम के बारे में बताता है। ये हमें किसके बारे में बताता है? एवरेज टाइम के बारे में बताता है। तो एसिम्प्टोटिक नोटेशन में अगर हम लोग रन टाइम की बात करें तो रन टाइम हमें 3 प्रकार से मिलेगा। ठीक है, रन टाइम हमें किस प्रकार से मिलेगा बेटा? 3 प्रकार से मिलेगा। एक हमें मिलेगा मैक्सिमम रन टाइम, कि भैया किसी प्रोग्राम को रन करवाने के लिए ये आपका मैक्सिमम टाइम होगा। ठीक, उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों हमें मिलेगा मिनिमम टाइम, कि किसी प्रोग्राम को रन करवाने के लिए ये आपका मिनिमम टाइम लगेगा। ठीक है, और तीसरा क्या है बेटा? आपका एवरेज टाइम, कि किसी प्रोग्राम को रन करवाने के लिए आपको एवरेज टाइम इतना लगेगा। ठीक है, तब हम लोग क्या कर पाते हैं मेरे प्यारे बच्चों? चूज कर पाते हैं कि हमारे लिए बेस्ट क्या है। अगर किसी फंक्शन के लिए, है ना, अगर किसी एल्गोरिदम के लिए आपके पास 3 चीजें हैं। एक है आपके पास मिनिमम टाइम, दूसरा है आपके पास मैक्सिमम टाइम, और तीसरा है आपके पास एवरेज टाइम। तो आपको 3 टाइम पता है, तो भाई आपके लिए बेस्ट कौन होगा? आपके लिए बेस्ट होगा मिनिमम टाइम, क्योंकि आपको ये बात पता है कि भैया सबसे कम समय ये ले रहा है, मतलब ये कौन सा केस है? ये है आपका बेस्ट केस, है ना। ये आपका मैक्सिमम टाइम ले रहा है, मतलब ये आपका क्या है बेटा? वर्स्ट केस है ना। और ये तो एवरेज है भाई, बीचों बीच है। ये क्या है बेटा? आपका एवरेज है, बीचों बीच। ठीक है, चलिए थोड़ा सा और रिकॉल करवाते हैं, देन आपको क्या करूंगा बेटा? मैं थ्योरी लिखवाऊंगा। ठीक है, चलिए फिर से समझिएगा बेटा, घबराने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। देखो, एसिम्प्टोटिक नोटेशन से हम लोग टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का पता करते हैं, जिससे हमें क्या पता चलता है बेटा? रन टाइम पता चलता है। जिससे हमें क्या पता चलता है मेरे प्यारे बच्चों? रन टाइम पता चलता है। अब देखो, एसिम्प्टोटिक नोटेशन जो है ना बेटा, ये जो हमें रन टाइम देता है, ये 3 केस में हमें रन टाइम देगा, है ना। ये क्या करेगा बेटा? ये जो रन टाइम हमें प्रोवाइड करेगा, ये 3 केस में हमें रन टाइम प्रोवाइड करवाता है। एक केस क्या है बेटा? आपका वर्स्ट केस, जिसमें क्या होता है? सबसे ज्यादा टाइम लगता है। दूसरा क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? बेस्ट केस, जो सबसे कम समय लेता है। और तीसरा क्या है मेरा प्यारा बच्चा? एवरेज केस, जो एवरेज टाइम लेता है। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों वर्स्ट केस को फाइंड आउट करने के लिए, किसी एल्गोरिदम के वर्स्ट केस को फाइंड आउट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं बेटा? बिग ओ नोटेशन का यूज करते हैं। इसका यूज करते हैं मेरे प्यारे बच्चों, वर्स्ट केस को फाइंड आउट करने के लिए बिग ओ नोटेशन का हम लोग यूज करते हैं। बेस्ट केस फाइंड आउट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं बेटा? आपका बिग ओमेगा नोटेशन का क्या करते हैं बच्चों? यूज करते हैं। और एवरेज को इसको फाइंड आउट करने के लिए, एवरेज केस को फाइंड आउट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं?
थीटा नोटेशन का यूज करते हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों, 3 केसेस फाइंड आउट कर सकते हैं किसी भी एल्गोरिदम के लिए, है ना। पहला क्या है आपका वर्स्ट केस, मतलब मैक्सिमम टाइम कितना लगेगा, और वर्स्ट केस को फाइंड आउट करने के लिए आपका बिग ओ नोटेशन की जरूरत पड़ती है। उसके बाद है आपका बेस्ट केस, है ना, जिसमें हम लोग की किसकी जरूरत पड़ती है बेटा, बिग ओमेगा नोटेशन की जरूरत पड़ती है। और तीसरा क्या है आपका थीटा नोटेशन, जिससे हम लोग एवरेज केस का पता लगाते हैं। ठीक है, तो अब फ्यूचर क्लास में हम लोग क्या करेंगे बेटा, डिटेल में पढ़ेंगे, है ना, डिटेल में पढ़ेंगे कि बिग ओ नोटेशन क्या होता है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे बिग ओमेगा नोटेशन क्या होता है और थीटा नोटेशन क्या होता है। लेकिन आज के इंट्रोडक्शन क्लास में आप समझ जाओ, है ना, कि जो आपका बिग ओ नोटेशन है ये हमें वर्स्ट केस फाइंड आउट करके देता है कि किसी एल्गोरिदम का वर्स्ट केस क्या हो सकता है। वर्स्ट केस का मतलब क्या है बेटा, मैक्सिमम टाइम। बिग ओमेगा क्या फाइंड आउट करके देता है बेटा, बेस्ट केस। बेस्ट केस का मतलब क्या, मिनिमम टाइम, जो सबसे कम समय ले रहा है। ठीक है, और मेरा जो थीटा नोटेशन है भाई साहब, वो एवरेज फाइंड आउट करके देता है। ठीक है, चलिए तो आप इसको चाहो तो नोट कर लो, है ना। बोलोगे सर बहुत यार, ये आपने शायद नोट कर लिया होगा। चलिए, एसिम्प्टोटिक नोटेशन में टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को फाइंड आउट करने के लिए, मतलब एक तरह से रन टाइम को फाइंड आउट करने के लिए एसिम्प्टोटिक नोटेशन का यूज करते हैं। एसिम्प्टोटिक नोटेशन 3 टाइप का होता है। एक होता है बिग ओ नोटेशन, जो हमें वर्स्ट केस फाइंड आउट करके देता है। एक होता है बिग ओमेगा नोटेशन, जो हमें बेस्ट केस फाइंड आउट करके देता है। और एक होता है थीटा नोटेशन, जो हमें एवरेज केस फाइंड आउट करके देता है। ठीक है, तो यहां पे ध्यान रखना कि एसिम्प्टोटिक नोटेशन में जो रन टाइम होता है ना, वो 3 किस्म का होता है। एक आपका वर्स्ट, दूसरा आपका बेस्ट और तीसरा आपका एवरेज। यहां पर आपको ऐसा देखने के लिए नहीं मिलेगा कि इस एल्गोरिदम के लिए 2 सेकंड का समय लगा, है ना, इस एल्गोरिदम के लिए 4 सेकंड का समय लगा, ऐसा आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। ये आप मत समझना, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसमें जब डिफाइन होगा बेटा, तो यहां पर आपको 3 टाइप से देखने को मिलेगा कि बेस्ट क्या है, वर्स्ट क्या है और एवरेज क्या है ना। आप ये मत सोचना कि आप टाइम कॉम्प्लेक्सिटी फाइंड आउट करोगे और आपको मिल जाएगा 2 सेकंड, 4 सेकंड, 6 सेकंड, नहीं, है ना। टाइम से ये क्या है बेटा, इंडिपेंडेंट है। यहां पर जो आपको पता चलेगा वो ये पता चलेगा कि कौन सा एल्गोरिदम, जैसे मान लो आपके पास एल्गोरिदम ए है, तो यहां पर आपको इसके 3 चीज पता चलेगा कि इसका बेस्ट केस क्या है। बेस्ट केस का मतलब क्या है कि मिनिमम टाइम। इसका वर्स्ट केस क्या है, वर्स्ट केस का मतलब क्या हुआ बेटा, आपका मैक्सिमम टाइम। और आपका बेस्ट केस, सॉरी, आपका एवरेज केस क्या है। एवरेज केस का मतलब क्या है बेटा, एवरेज टाइम। ठीक है, तो यहां पे एल्गोरिदम के लिए हमें 3 चीजें पता चल जाएंगी। ठीक है, हमें बेस्ट केस पता चल जाएगा, हमें वर्स्ट केस पता चल जाएगा और हमें एवरेज केस पता चल जाएगा। तो हमें पता है कि सबसे बेस्ट हमारे लिए क्या होता है बेटा, सबसे बेस्ट होता है बेस्ट केस, जिसमें हमारा जो टाइम है वो सबसे कम लगेगा, मतलब उससे कम समय लगना ही नहीं। ठीक है, तो यहां पर आपको इस तरीके से देखने नहीं मिलने वाला, सेकंड में, मिनट में, नहीं। जब आप एसिम्प्टोटिक नोटेशन का यूज करोगे तो आपको किसी एल्गोरिदम के 3 चीजें पता चलेंगी, बेस्ट केस, वर्स्ट केस और एवरेज केस। और इन्हीं केस के आधार पर आप चूज करोगे कि आपके लिए बेस्ट क्या है। ठीक है, और ये इंडिपेंडेंट होता है, यहां पर किसी भी प्रोग्रामिंग को रन करवाने की कोई भी जरूरत नहीं है, कोई भी हार्डवेयर की जरूरत नहीं है। एसिम्प्टोटिक नोटेशन का यूज करके हम किसी भी एल्गोरिदम का बेस्ट केस, वर्स्ट केस और एवरेज केस पता लगा सकते हैं कि किसी एल्गोरिदम को रन करवाने के लिए मिनिमम टाइम कितना होगा, मैक्सिमम टाइम कितना होगा और एवरेज टाइम कितना होगा। ठीक है, चलिए, तो घबराना नहीं है, अभी आगे हम लोग इसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। तो जैसे आगे बढ़ेंगे बेटा, वैसे पीछे की चीजें क्या हो जाएंगी, क्लियर हो जाएंगी। इसको आप क्या करो, पहले नोट कर लो।